बीए द्वितीय वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसका लाभ उठाते हुए दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। सुदूर दक्षिण में हिंदुओं का विजयनगर राज्य और उसके उत्तर में मुसलमानों का बहमनी राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के दो पुत्रों हरिहर तथा बुक्का के द्वारा की गई। ये दो भाई थे। इसकी राजधानी थी हम्पी। बहमनी राज्य की स्थापना थी वह 1347 में हसन कांगू ने की और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। तो आज हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन तथा इसके कला के ऊपर प्रकाश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के दो पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने की। दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर हम्पो हस्तिनाबतो राज्य की नींव डाली। इसके बाद उन्होंने विद्यानगर नामक एक नया नगर बसाया। यही नगर आगे चलकर विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी के पीछे राज्य का नाम पड़ा विजयनगर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। इस कार्य में उन्हें प्रसिद्ध विद्वान और संत माधव विद्यारण्य और उनके छोटे भाई सयानाचार्य से प्रेरणा तथा सहायता मिली। विजयनगर साम्राज्य की जो राज्य भाषा थी वह थी तेलुगु। इस साम्राज्य पर 4 वंशों के राजाओं ने शासन किया। 1336 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी के लगभग 4 वंश के शासकों ने इस साम्राज्य के ऊपर शासन किया। वो 4 वंश थे जिनमें सबसे पहला था संगम वंश जो 1336 से लेकर के 1486 ईस्वी तक रहा और इसके संस्थापक थे हरिहर तथा बुक्का। दूसरा था सलुभ वंश। इसके संस्थापक थे नरसिंह सलुभ। यह वंश रहा 1486 से लेकर के 1505 ईस्वी तक। तीसरे नंबर पे था तलुभ वंश जिसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। यह वंश रहा 1505 से लेकर के 1570 तक और इस तलुभ वंश का ही एक महान शासक था कृष्णदेव राय जिसको विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान, शक्तिशाली और गौरवशाली शासक कहा जाता है, जिसका उल्लेख मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। और चौथे नंबर पे था अरविंद वंश जिसकी स्थापना तिरुमाल के द्वारा की गई और यह वंश रहा 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी के लगभग। तो आज हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था तथा इसकी कला के ऊपर प्रकाश। तो सबसे पहला आता है सामाजिक जीवन। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से हमें विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक जीवन का स्पष्ट चित्रण मिलता है। उस समय का समाज सुसंगठित था। सामाजिक और आर्थिक जीवन में तो ब्राह्मणों की प्रधानता थी, साथ ही राजनीतिक तथा प्रशासनिक मामलों में भी उनका विशेष महत्व था। उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे।
राजा अथवा राज्य का कोई भी न्यायालय उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता था। जाति प्रथा की जटिलता नहीं थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। वे साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में भाग लेती थी। वे कई प्रकार के व्यवसाय भी करती थी। यहाँ की स्त्रियां हिसाब रखने, क्लर्की का कार्य करने, पहलवानी करने, अंगरक्षकों का ज्योतिष तथा भविष्यवाणी करने का काम भी करती थी। समाज में कुछ कुप्रथाएं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि भी प्रचलित थी। राजा तथा सामान्य जनता मांसाहारी थी। नगरों में मांस बेचने का भी व्यापार होता था। तो ये थी विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति। अब हम बात करें इसकी धार्मिक स्थिति के बारे में। विजयनगर के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, परंतु उन्होंने भारतीय शासकों के परंपरागत आदर्श धार्मिक सहिष्णुता को स्वीकार किया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। उन्होंने गैर हिंदू जनता पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। हिंदू शासकों ने न केवल हिंदू मंदिरों का ही निर्माण कराया, अपितु अपने राज्य में मस्जिदों तथा गिरजाघरों के निर्माण की स्वीकृति तथा उनको आर्थिक अनुदान भी प्रदान किया। पशु यज्ञों का सामान्य रिवाज था। नवरात्रि उत्सव पर नवरात्रि उत्सवों पर बकरों और भैंसों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। तो ये था विजयनगर साम्राज्य का धार्मिक जीवन। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक अवस्था या आर्थिक जीवन पर। विजयनगर साम्राज्य की गणना तत्कालीन विश्व के धनी राज्यों में की जाती थी। हमारे देश का भ्रमण करने आए विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की समृद्धि और वैभव का दैप्यमान चित्रण किया है। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, जिसने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की, वह लिखते हैं कि नगर की परिधि 60 मील है। उसकी दीवारें पर्वत शिखरों तक पहुंचती हैं। अनुमान से नगर में 90,000 व्यक्ति अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले हैं। राजा, यहाँ का जो राजा है, वह भारत के अन्य सभी राजाओं से शक्तिशाली है। इसी प्रकार 1442-43 में विजयनगर की यात्रा करने वाले ईरानी पर्यटक अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि राजा के कोष गृह में, जिनमें गड्ढे खुदे हुए हैं, उनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है, जिसकी ठोस शिलाएं बन गई हैं। देश की सभी उच्च और निम्न जातियों के निवासी कानों में आभूषण, कानों में कुंडल, बाजुओं, कलाइयों
और उंगलियों में जवाहरात और सोने के आभूषण पहनते हैं। साम्राज्य की संपन्नता तथा समृद्धि का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। कृषि के बाद दूसरा आधार उद्योग धंधे थे। उनमें वस्त्र तथा धातुओं के उद्योग मुख्य थे। इत्र का उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। अंतर्देशीय तथा विदेशी व्यापार दोनों उन्नत अवस्था में थे। साम्राज्य में अनेक अच्छे अच्छे बंदरगाह भी थे। पुर्तगाल, अफ्रीका, ईरान, अरब, बर्मा, श्रीलंका, चीन आदि बहुत से देशों के साथ बड़े पैमानों पर समुद्री व्यापार होता था। वस्त्र, चावल, लोहा, शक्कर तथा मसालों का निर्यात किया जाता था और घोड़े, हाथी, मोती, तांबा, कोयला, रेशम आदि बाहर से मंगवाए जाते थे। जहाज निर्माण उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। तो ये था विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक जीवन। अब आता है कला और साहित्य पर प्रकाश। तो सबसे पहले कला के ऊपर विजयनगर के शासक कुशल निर्माता थे। उन्हें कला तथा स्थापत्य कला में रुचि थी। उन्होंने जलाशयों, झीलों, बांधों, नहरों, पुलों, राजप्रासादों, विशाल राजमहलों और अद्भुत सौंदर्य से युक्त मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध हजारा मंदिर, 1000 खंभों वाले मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कला विशेषज्ञ हिंदुओं की मंदिर स्थापत्य कला का सर्वोच्च आदर्श मानते हैं। विट्ठल स्वामी का मंदिर भी उस कला का एक और अनूठा उदाहरण है। कलाकारों एवं चित्रकारों तथा शिल्पकारों को राज्य की तरफ से पर्याप्त सहायता दी जाती थी। तो ये था विजयनगर साम्राज्य की कला। अब और हम पढ़ रहे हैं साहित्य, विजयनगर साम्राज्य का साहित्य। विजयनगर के लगभग सभी शासकों को विद्या से बहुत अनुराग था और उन्होंने साहित्य लेखन को प्रोत्साहन दिया। परिणाम स्वरूप संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। कृष्णदेव राय स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे। महान कवि अलसानी उन्हीं के समय में हुआ, जिसे राष्ट्र कवि कहा जाता था। तो ये था विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन और कला तथा साहित्य के ऊपर प्रकाश।